आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज से हम लोग घटना चक्र का जो PYQ है TGT हिस्ट्री के लिए उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें PGT और TGT GIC LT ग्रेड और नेट और JRF में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। यहाँ से आपके यूपी PGT के एग्जाम में और TGT के एग्जाम में कम से कम 30 से 35 सवाल है वो रिपीट होंगे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि हम ये सीरीज को आगे जारी रखें, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बुक है और इसमें हम ये सारे पेपर हैं वो कवर करेंगे। इसमें दिए हुए हैं, देखिए ये सारे पेपर के MCQ इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो हड्डी की बनी हुई मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो किस काल से है? तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हड्डी की मात्र देवी की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। और ये सवाल GIC सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महादहा से। महादहा कहाँ पर है? तो महादहा है आपका उत्तर प्रदेश में। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण काल जिसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के हथियारों का प्रयोग हुआ था। इस कारण से मीजोलिथिक पीरियड को यानी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल महादहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी सींग निर्मित उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने महादहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र हैं, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषणों की प्राप्ति हुई है बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है, तोवा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है सोन नदी घाटी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका यूपी GIC प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तोवा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी में प्राप्त हुई है। तोवा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में प्राप्त हुआ था। इसने दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। तो ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति है संबंधित किससे? मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, या ताम्र पाषाण काल से, या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र पाषाणिक काल से, और जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति, ध्यान देना, नरहन संस्कृति। ताम्र पाषाण काल में कई सारी छोटी संस्कृतियां हुई हैं, जैसे गणेश्वर संस्कृति और जैसे तामावली और जोरवे कल्चर इत्यादि, और जो मालवा कल्चर, ये सभी हैं वो ताम्र पाषाण काल से रिलेटेड हैं। आहार, गिलुंद वगैरह। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरवन में ताम्र पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन, गोरखपुर जिला, ये भी ध्यान रखना, नरहन कहाँ पड़ता है? तो ये गोरखपुर जिले में पड़ता है। यानी घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला है। कितनी स्तरीय? की 5 स्तरीय संस्कृति। नरहर संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने वाले जमीन में खंबे का छिद्र, जले तिनके के निशान मिले हैं। तो 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडारा भी यहाँ पे पाए गए हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो इनमें से कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोवन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, विद्यन संस्कृति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोथी संस्कृति है, पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थान पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदवांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। ऑल्विन अग्रवाल
अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की सभ्यता इसको मानते हैं। सोवन संस्कृति, मद्रासी संस्कृति, विद्यन संस्कृति, पाषाण युगीन संस्कृति है जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। ठीक है, नेक्स्ट है महापाषाण संस्कृति का संबंध है, तो महापाषाण संस्कृति संबंधित है आयरन से, और जो आपकी जो संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता वो आपकी कांस्य से संबंधित है, और चैल्कोलिथिक है ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लोह काल से है। लोह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तो लोहे का आरंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में देखने को मिला है। अतरंजी खेड़ा एटा जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो सबसे यहाँ से लोहे के साक्ष्य हैं प्रारंभिक वो यही से प्राप्त हुए हैं। और जो आपकी वैदिक संस्कृति है उसको आयरन एज ही बोला जाता है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है, तो इनमें से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगावल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिंगावल। नेक्स्ट है मध्य यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। सिंगावल जमाव, खुंतैली जमाव और पट्टपरा जमाव, बागौर जमाव और खतौनी जमाव। ध्यान देना है प्राचीन से और नवीनतम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे प्राचीन सिंगावल है, फिर खुंतैली है, पट्टपुरा है, फिर बागौर है, फिर खतौनी है। तो इस तरीके से इनका क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं, तो ये है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के लघु पाषाण उपकरण जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था माइक्रोलिथिक इन्हीं लघु पाषाण उपकरणों के कारण मीजोलिथिक पीरियड को बोला जाता है। तो ध्यान रखना यह भी पूछा जाता है कि किस पुरापाषाण काल में से जो दो नाम है वो किसके हैं, तो मध्य पाषाण काल के दो नाम है मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक। व्याख्या देख लेते हैं। लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जबकि सीएल कार्ल्या ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं, वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर हैं। ये कथन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि दो स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सही है या नहीं है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौने इंच के बराबर थे। इनमें कुंठित टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण के उपकरणों में फलकों की प्रधानता, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड को हस्त कुठार मिला था, तो ये कहाँ पर मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी पूछी जाती है, स्थान भी पूछा जाता है, क्या मिला ये भी पूछा जाता है। तो ये पल्लवरम में मिला था। पल्लवरम किसी स्टेट में पड़ता है, तो ये अपने तमिलनाडु में पड़ता है। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूड ने की थी। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। अन्य कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, से रिलेटेड वो भी देख लेते हैं। चेन्नई के निकट अत्तरपक्कम में विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछ सकता है अत्तरपक्कम से किसने जो उपकरण है वो प्राप्त किए, तो विलियम किंग ने। संगनकल्लू से दक्षिण भारत को नवीन पाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। राख का टीला भी यहीं से प्राप्त हुआ है, संगनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। 1928 में डी एन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को मिला था, तो कब मिला था, जैसा कि अभी पढ़ा था 1863 में। नेक्स्ट है जो कि व्याख्या देख चुके हैं, तो इसका व्याख्या देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है, तो ये बाइफेशियल विधि का है, ये भी ध्यान रखना है।
हस्त कुठार उपकरण द्विधारी यानी बाइफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से हस्त कुठार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो बार बार वही सवाल आ रहा है, पल्लवरम से। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल से हैंडेक्स और क्लीवर है ये प्राप्त होते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया सवाल है 2013 में। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत की कोर्तलियार नदी घाटी पूर्व पाषाण कालिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है, कौन सी नदी घाटी? तो कोर्तलियार नदी घाटी। इस घाटी में स्थित बदमुद्रे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं। कहां से मिले हैं? बदमुद्रे से, जिनका निर्माण कार्डजाइट पत्थर से हुआ है। यह भी पूछा जा सकता है। यहां से हैंडेक्स, क्लीवर, कोर उपकरण प्राप्त हुए। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल अत्तरपक्कम है। यहां से भी बड़ी मात्रा में हैंडेक्स, क्लीवर व फलक उपकरण प्राप्त हुए। पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। हैंडेक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंडेक्स अश्लूनियन प्रकार के हैं। अब आपको बार बार एक चीज दिमाग में हो रही होगी, फलक क्या होता है? तो फलक होता है जैसे कोई पैना पत्थर हो। ये मान लीजिए ये पत्थर है और इसकी एक साइड इस तरह से पैनी कर दी जाए और इसको किसी में मारा जाए तो शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा, या कुछ तोड़ना हो तो तोड़ना भी आसान हो जाएगा। तो इस टाइप के जो पत्थर थे उनको फलक बोला जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन मानव प्रजाति है। तो प्राचीन मानव प्रजाति इनमें से कौन है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ये सर्वाधिक प्राचीन मानव प्रजाति मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं। सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया था, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति है जिजेंथ्रोपस, औजार बनाती थी और संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। ध्यान देना है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य अफ्रीका से। और जिजेंथ्रोपस नामक औजार ये बनाते थे। 5 लाख वर्ष पूर्व इनके साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, एशिया में जावा से एक होमोनिड आदिमानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस इनको बोला गया है। और यह मानव जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से ये 2 सवाल बनते हैं। होमो इरेक्टस को अन्य कौन सा नाम है? तो जावा मानव भी जिसको बोला जाता है। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जावा से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडर स्थल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस संबंधित है। तो होमोसेपियंस किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लेड से, ऑप्शन बी। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का संबंध ब्लेड औजारों से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता है, यानी एक तरफ से ये किनारे धारदार हथियार बनाते थे। इसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया जाता था, यानी इस तरीके से हथियार बनाए जाते थे। और एक साइड इसकी पैनी होती थी जिससे पेड़ की छाल को उतारा जा सके, जानवरों की खाल उतारी जा सके और फिर उसको ये अपने कुछ बैठने के लिए या कपड़े के रूप में उसका प्रयोग करते थे। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? हड्डी से बने हुए औजार प्राप्त हुए हैं तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चिरांद बहुत महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण काल का, और चिरांद है ये बिहार में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींग हैं। 1962-63 में प्रोफेसर वी.के. सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। कर्नाटक में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहर और तेक्कलकोट्टा थे। तो ये भी ध्यान रखना है, नवपाषाण कालीन अन्य स्थल। अब इनमें से कोई भी एक नाम देकर पूछ सकता है कि इनमें से किस स्टेट में ये पड़ता है। तो ध्यान रखना है, मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोटेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल और तेक्कलकोट, ये सभी कर्नाटक से मिलते हैं।
कर्नाटक में ये स्थान पड़ते हैं। संगनकल्लू से राग का टीला ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाण काल स्थल नागार्जुनी कोंडा, उतनूर और फलवाय और संगनपल्ली है। अब ध्यान देना यहाँ पे दो हैं, ये थोड़े नेम इनके मैचिंग से लग रहे हैं, संगनकल्लू और संगनपल्ली, तो ध्यान रखना यही पूछ सकता है, दोनों पूछ देगा मिलान करने के लिए। तो संगनपल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ेगा और संगनकल्लू है ये कर्नाटक में पड़ेगा। याद कैसे रखेंगे, संगनकल्लू में क आ रहा है तो आप कर्नाटक इसको मैच कर सकते हैं और फिर जो बचा संगनपल्ली वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न नवपाषाण कालिक स्थल से पसवाड़े का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है महगढ़ा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महगढ़ा नवपाषाण काल का पुरास्थल है, ध्यान देना है, नियोलिथिक का ये साइट है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में पड़ती है, ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यूपी में है। इस पुरास्थल की खोज है 1975-76 में हुई थी, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया और यहाँ से पसवाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ब्लेड या फ्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्न में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो देखिए ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के, तो ये उपकरण है उच्च पुरापाषाण काल के। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। ब्लेड या ब्यूरिन प्रकार के उपकरण उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के प्रचुर पत्थर हैं प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेदनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के छोटे पत्थरों से बने हुए हैं, इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमन सूरियर ने प्राप्त किया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स और कुल्हाड़ी आदि हैं। ब्लेड ब्यूरिन चरित्रक उपकरण है, देखिए जो कि अभी हम लोगों ने व्याख्या देखी है, तो ये उच्च पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था है नवपाषाण काल से। तो देखिए यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया सवाल है ये। व्याख्या देख लेते हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कृषि कर्म कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की व अन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया था तथा जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन ग्राम बस्तियां हैं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। नवीनतम खोजों में धान का प्राचीनतम साक्ष्य वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है, लहुरा देव से अब सबसे प्राचीनतम साक्ष्य धान का प्राप्त हुआ है, वो 8000 ईसा पूर्व का है। और वैसे पहले माना जाता था, अभी से 4-5 साल पहले मेहरगढ़ को सबसे पुराना माना जाता था। वहां पर 6000 बीसी के मिले थे, लेकिन अब लहुरा देव पहला हो गया है क्योंकि यहाँ पे 8000 बीसी के प्राचीनतम साक्ष्य धान के वो प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव ये उत्तर प्रदेश में, और इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है आभूषणों से युक्त मध्य पाषाण कालीन मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाण कालिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये महदाह से प्राप्त हुई है। और महदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदाह एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषण युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहीं से हड्डी की अनेक कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसमें मृग श्रृंगा के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। मध्य पाषाण कालिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद की मेजा तहसील में है। तो यहाँ पे ये गलत दिया, कोरबा तहसील दे दिया है, यहाँ पे मेजा होना चाहिए था, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं माना गया। और इसको या तो डिलीट किया गया होगा या सबको इसका नंबर दिया गया होगा। वैसे आपको ध्यान रखना है, चौपानी मांडो इलाहाबाद की मेजा तहसील में पड़ता है और बूढ़ी बेलन नदी के किनारे पर स्थित है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस स्थल की खुदाई 1962 से 1980 के बीच कराई गई थी।
यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो प्रायस्थल लगभग 15,000 वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है। प्रश्न विकल्प में बी चौपानी मांडो को कोराब तहसील में दर्शाया गया है, जो कि असत्य दातव्य की चौपानी मांडो मेजा तहसील में है। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहासिक जनक हैं तो रॉबर्ट ब्रूसफूट, ऑप्शन ए। 1863 में इन्होंने कहाँ से हस्तकुठार के साक्ष्य ढूंढे थे तो अत्तरपक्कम से ढूंढे थे। अत्तरपक्कम तमिलनाडु में है, जो कि हम व्याख्या देख चुके हैं। नहीं सॉरी, पोलावरम से ध्यान रखना है। अत्तरपक्कम मैंने बोला, पोलावरम राइट आंसर, इसमें पोलावरम से इन्होंने ढूंढे थे। नेक्स्ट है इनमें से किन्हें भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययनों को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। वही सवाल रिपीट हुआ है, ये रॉबर्ट ब्रूसफूट हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक बोला जाता है तो आर.वी. फुट, वही रॉबर्ट ब्रूसफूट। तो यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था तो पशुपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से। और इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हैं वो प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद ये एमपी में है तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है, बाजौर और भेरा भी है यहाँ पे। यहाँ से बकरी और कुत्ते के साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ था। पॉलिशदार पाषाण उपकरण भी यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो प्राक हड़प्पा संस्कृति यहाँ पे पूछा है। प्राक हड़प्पा संस्कृति हो जाएगी कुल्ली संस्कृति। बाकी ये सभी विदेशी संस्कृतियों के नाम हैं और ये वैदिक संस्कृति ये अपनी है, जो कि हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति है। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो देखिए नवपाषाण काल तो पहले होगा नहीं, होगा तो पुरापाषाण की काल ही पहले। तो सब में पुरापाषाण काल पहले है, इसलिए अब अभी एक ऑप्शन से आप इसमें से कुछ भी है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो पहला पुरापाषाण काल हो जाएगा। पुरापाषाण काल के बाद में मध्यपाषाण काल। तो 1-3 होगा, 1-3 एक ही में है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भले ही आपको 2 या 4 आता हो या ना आता हो। फिर ताम्रपाषाण आपका जो ताम्रपाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कालक्रम से लगाएं। आयरन एज, लोह युग, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा, पहले तो हो जाएगा ऑप्शन 3 सबसे पहले। ऑप्शन 3 है वो पुरापाषाण काल सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे ताम्रपाषाण काल हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा ब्रॉन्ज कांस्य जिसको हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं 2, फिर आयरन एज उसके बाद होता है जिसको वैदिक कल्चर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी व्याख्या है। नेक्स्ट है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल को। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षण विशेषताएं हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना यानी चकमक पत्थर, आधुनिक होमो सेपियंस का उदय, इस काल के प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। तो ये इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पुरापाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? तो पुरापाषाण काल का प्रमुख औजार था हस्तकुठार। हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल के परिचायक हैं। हैंडेक्स, क्लीवर संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। देखिए एक सवाल कोई एक परीक्षा में उठा लिया जाता है, फिर बार बार वही सवाल रिपीट होता रहता है, तो इसलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 30 से 35 सवाल तो सीधे सीधे यही से आएंगे, क्योंकि इतिहास में कुछ बदला तो जाता नहीं है, वही फैक्ट रहते हैं, वही डेट रहती है। तो यहाँ से 30-35 सवाल आपके रिपीट होंगे और बाकी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से एग्जामिनर है वो सवाल सेट कर रहा है, उसी के अगल बगल से दोबारा सवाल है वो सेट किए जाते हैं। तो यहाँ से बहुत फायदा होता है, PYQ करना इसलिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्या मिट्टी के बर्तन बनाना पाषाण काल से संबंधित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉन लुबाक ने, ये भी ध्यान रखना है, 1865 में किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। क्या क्या विशेषताएं थी? कृषि कार्य, पशुओं का पालन, पत्थर के औजारों का घर्षण, उन पर पॉलिश करना एवं मृदभांड बनाना, ये 4 प्रमुख विशेषताएं थी नवपाषाण काल की। नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लौह पाषाण उपकरणों का प्रयोग, बार बार वही सवाल रिपीट। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? तो शिकार करना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शिकार। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहां पर प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पे लौरादेव नहीं है, इसलिए मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लौरादेव होता तो लौरादेव राइट आंसर हो जाता। वही व्याख्या देखो यहाँ पर दी हुई है इसमें, या पढ़ लेना एक बार, मैंने बता दिया वैसे आपको पहले। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां पर प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, लौरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा से, क्योंकि यहाँ पे लौरादेव और मेहरगढ़ भी नहीं है, तो कोल्डी हवा राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर लौरादेव हो जाएगा। किस नवपाषाण काल स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य? तो लौरादेव से। वही सवाल रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसमें भी कोल्डी हवा, क्योंकि इसमें लौरादेव नहीं है और मेहरगढ़ भी नहीं है, तो कोल्डी हवा हो जाएगा राइट आंसर। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो लौरादेव से प्राप्त हुए हैं। कहां से कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए? कायथा या एरण संस्कृति ये मध्य प्रदेश में थी। वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृति है। ताम्रपाषाण काल की ये प्रमुख संस्कृतियां हैं जो कि अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं, और इनको मैच करने के लिए पूछता है। एक तरफ दे देगा कायथा संस्कृति, एक तरफ जोरवे कल्चर, गणेश्वर संस्कृति, बनास संस्कृति, और एक तरफ स्टेट के नाम, और फिर उनको मैच करने के लिए पूछेगा। तो इस तरीके से भी सवाल बनता है। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज GS वांकंकर ने की थी। कायथा संस्कृति मूलतः ताम्रपाषाण काल संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृति का काल है वो इस काल में निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे और साक्ष्य देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण कालीन युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से जो साक्ष्य हैं ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र से, वो कौन से स्थान है? तो वो हैं जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे, चंदौली, सोनामगाम, इनामगाम और प्रकाश नासिक। इनमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दायमाबाद और इनामगाम। ये दायमाबाद और इनामगाम, और जो दायमाबाद है यहाँ पर ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य भी हैं, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी हैं। तो जो सबसे दक्षिणतम सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्यों का स्थान माना जाता है तो वो दायमाबाद ही माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो कथन है, दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई थी, और इस संस्कृति की मुख्य विशेषता दर्शाने वाले स्थल में आहाड़ के नाम से इसे आहार संस्कृति भी बोला जाता है। तो आहार संस्कृति आपकी राजस्थान में थी। ताम्रपाषाण कालीन कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, जैसा कि अभी बताया VS वाकंकर के द्वारा। हथनौरा के पूर्व पाषाण कालीन मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी, तो ये की गई थी AK सोनकिया के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और PGT में पूछा गया है 2006 में, और फिर भी ये रिपीट हो सकता है। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाण काल के मानव के जीवाश्मों की खोज AK सोनकिया द्वारा की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। 1956 में बी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाण कालीन वस्तुओं की खोज की। HD संकालिया ने महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण के स्थल नवादा टोली का उत्खनन कराया था। GR शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है, उन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय है, तो प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय क्या था? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निरक्षर समाजों का अध्ययन।
ये तो थे नहीं प्रागैतिहासिक काल में, इस अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इतने साक्ष्य पढ़े नहीं जाते, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ पर मिला है? अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण है जोरवे कल्चर में, वो है आपका इनाम गांव। इनाम गांव से बहुत ही अच्छे घर प्राप्त हुए हैं और डिजाइन में, तो इसलिए इसको पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, जो छोटी छोटी स्थानीय संस्कृतियां, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं वो बनते हैं, तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो चलिए आज 50 प्रश्न ही रखते हैं, नेक्स्ट आपको कल वीडियो मिल जाएगा। ये पूरी किताब हम आपके लिए फिनिश करवा देंगे और ये वीडियो आप बार बार सुनते रहें। जो PYQ है वो आपको पूरे याद होने चाहिए। PYQ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछे हुए सवाल गलत हो जाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए PYQ आपको एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जहाँ से जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास में और फैक्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए। इस तरह से आप कम से कम 50-60 सवाल आपके एग्जाम के लिए आप इन्हीं सीरीज से प्राप्त कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।